आज अपन प्रत्यास्था गुणांक के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी छड़ या तार की लंबाई में होने वाले परिवर्तन में उस छड़ द्वारा किए गए विरोध का मापन करते हैं। इसे अपन यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अर्थात अपन ने अलग अलग पदार्थों के तार लिए और उन पर मान लो समान बल लगाया, तो कौन सा तार, किस पदार्थ का तार ज़्यादा खींचेगा और उसमें कितना विरोध उत्पन्न होगा, ये अपन किस चीज़ से डिनोट करेंगे? यंग्स मॉडुलस से। इसी प्रकार दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मतलब होता है किसी ठोस द्रव अथवा गैस के आयतन में होने वाले परिवर्तन में उस ठोस द्रव अथवा गैस द्वारा किए गए विरोध का मापन, इसे B और K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे बोलते हैं अपन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तीसरा अपना जो है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। इसका मतलब है किसी ठोस की विभिन्न सतहों या परतों के एक दूसरे पर सरकने में उस ठोस द्वारा किए गए विरोध का मापन करते हैं। इसे अपन ईटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये पहले कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम में भी एक बार डिस्कस हुआ था कि द्रव या गैस का दृढ़ता गुणांक 0 होता है, क्योंकि उनकी परतें आसानी से एक दूसरे पर स्लिप हो जाती हैं। उनका टेंजेंशियल स्ट्रेस 0 होगा, यानी कि वो कोई विरोध नहीं करती। इसलिए अपन इसे ठोस में ही डिफाइन करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब अपन यंग्स मॉडुलस को निकाल लेते हैं। जैसा कि चित्र के अंदर फिगर में दिया हुआ है, एक तार को खूंटी या छत से लटकाया हुआ है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई अपन ने कैपिटल L ले ली, त्रिज्या R ले ली। मान लो उस पर m द्रव्यमान लगाया तो भार हो जाएगा mg, यानी कि जो विकृतकारी बल हो गया वो हो गया F बराबर mg। हमारे पास यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा क्या होती है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अपन ने ये केस किया तो y बराबर F अपॉन ए को क्या बोलेंगे? एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो F अपॉन ए, ये तो हो गया प्रतिबल, अभिलंबीय प्रतिबल, और अनुदैर्ध्य विकृति होगी डेल्टा L, लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि यहाँ पर है, और मूल लंबाई कैपिटल L। तो हमारे पास y इजिकल्स टू mg L कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर L आ गया। इसके बाद अपन आगे इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि यदि अपना बल लगाने पर तार की लंबाई दुगनी हो जाए, इसका क्या मतलब हो गया कि मान लो 1 मीटर का तार है, उसको खींचकर अपन ने लंबाई को 1 मीटर और बढ़ा दी, यानी कि उसकी लंबाई अब हो गई दुगनी 2L। तो डेल्टा L बराबर L, और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए तो y बराबर F आ जाएगा। इसको अपन डिफ़ाइन करते हैं कि किसी पदार्थ के यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान उस बल के बराबर है जो उस पदार्थ से बने एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार पर लगाया जाए तथा उसकी लंबाई दुगनी कर सके। तो वो y बराबर F के बराबर होगा। यहाँ एक बार मैं बीच में इस बात को और नोटिस में लाता हूँ आप लोगों के
कि अगर अपन y का वीमा ज्ञात करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ें, डायमेंशन निकालेंगे तो किसके बराबर आएगी? दाब की वीमा के बराबर, m1 l-1 t-2। y को किस में नापेंगे? SI में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, दाब वाली ही। इसके बाद अपन दूसरा वाला कौन सा पढ़ना था? बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। किसी वस्तु में अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। K = अभिलंबीय प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। तो ये चित्र में एक अपन ने वस्तु ली है जिसका प्रारंभिक आयतन कैपिटल V है, उस पर अपन ने दाब लगाया P। तो दाब लगाने से उसका आयतन ये डॉट डेड करके बताया घट गया, यानी कि डॉट डेड वाला जो कम हुआ आयतन वो हो गया V माइनस डेल्टा V। तो K बराबर माइनस P/Δv/V। P तो यहाँ पर हो गया प्रतिबल, F/A जिसको दाब को अपन वैसे भी बोलते हैं, और Δv/V क्या हो गया? आयतन विकृति। नेगेटिव साइन यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है कि दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी होती है। अपन को न्यूमेरिकल करते हुए नेगेटिव साइन नहीं लेना है, केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है दाब जब जब बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी होगी। उल्टा होगा, अगर आयतन बढ़ रहा है तो दाब में कमी होगी। K का मान गैसों के लिए बहुत कम होता है ठोस व द्रवों को तुलना में। आपको पता होगा कि ठोस का आयतन अगर अपन लेंगे तो बहुत कम दबाया जा सकता है, उसके आयतन को कम किया जाएगा लगभग नगण्य। द्रव का भी बहुत ज़्यादा आयतन में परिवर्तन नहीं होता, गैसों को ज़्यादा दबाया जा सकता है। इसके बाद अपन एक और इसमें डिफाइन किया हुआ है, क्या किया हुआ है? संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द इन्वर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, अर्थात किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। इसके बाद अपने पास था दृढ़ता गुणांक। क्या डिफाइन करना अपन को? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की कैसे डिफाइन करते हैं अपन? प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अपरूपक प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल भी बोलते हैं इसे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, व अपरूपण विकृति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन, का अनुपात नियत होता है, वस्तु के दृढ़ता गुणांक के बराबर होता है। मैं इसे एक बार रिपीट करता हूँ। इट इज़ द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इजिकल्स टू अपने पास है F/A/फाई। फाई क्या है? एंगल है जिसको अपन रेडियन में नापेंगे, और F/A टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्पर्शीय प्रतिबल। दृढ़ता केवल ठोसों में होती है, यह आपको पता होगा, और क्योंकि ठोस अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करते हैं, जबकि द्रव और गैस नहीं करते। वो जिस भी कंटेनर में, पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। इसके बाद अपन को थोड़ा सा डिफाइन करना प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले फैक्टर, कारक। तो अगर अपन हथौड़े से पीटें किसी पदार्थ को तो उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। दूसरा, अगर ताप बढ़ाने पर अधिकतर पदार्थों की प्रत्यास्थता घट जाती है। तीसरा, अनलिंग का प्रभाव। ये प्रोसेस होती है, किसी पदार्थ को गर्म करने के बाद धीरे धीरे ठंडा किया जाए, ग्रेजुअली ठंडा करने को एनलिंग कहते हैं। इसके कारण प्रत्यास्थता घटती है। चौथा अपन क्या पढ़ रहे हैं? अशुद्धियाँ मिलाने पर, ऑन एडिंग इम्प्योरिटीज़। अशुद्धियाँ मिलाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता बढ़ती भी है, घटती भी है। ये अशुद्धि की प्रकृति पर निर्भर करती है कि अशुद्धि किस में मिलाई जा रही है। अगर इम्प्योरिटी की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो बढ़ा देगी, और अगर कम हो रही है मूल वस्तु से, मूल पदार्थ से, तो कम हो जाएगी। एक अपन को और इसमें डिफाइन करना पाइसा अनुपात।
इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं? पार्श्व विकृति, ट्रांसवर्स स्ट्रेन व लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात। इसमें आपको ध्यान रखना है दोनों विकृतियों का अनुपात है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अपन ने एक तार, मोटा तार लिया जिसको लटकाया खूंटी से और उसको अपन ने खींचा। तो प्रारंभ में उसकी लंबाई कैपिटल एल, डायामीटर डी। खींचने के बाद क्या होगा? क्योंकि आयतन कांस्टेंट रहना है तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी डेल्टा एल, तो व्यास में कमी हो जाएगी। इस प्रकार अपन ने डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एल अपॉन एल, और ये नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है कि जब लंबाई बढ़ेगी तो व्यास कम होगा। आपने पहले, अब मशीनों से अधिकतर ज्वेलरी बनती है, पहले गोल्ड स्मिथ सुनार सोने के लंबे लंबे तार, मोटा तार लेके पतले पतले तार खींचा करते थे, बहुत पतले, क्योंकि सोने के अपन को पता है तन्यता का गुण होता है, और वो पतले पतले तारों को, बहुत पतले तार व चद्दर बना के आभूषण बनाया करते थे। तो उनके पास इस तार को खींचने की, केवल सिंपली गर्म करके या उसको खींच खींच के पतले तार बनाते और उसको फिर अपनी मनचाही आकृति देके आभूषण भी बनाते। तो वो जब मोटे तार को खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास कम होगा, लंबाई बढ़ेगी। ये पाइसा अनुपात है। पॉइजन्स रेशियो का जो वैल्यू है वो -1 और +½ के बीच में रहती है। और अपन को ये पता होना चाहिए पॉइजन्स रेशियो का कोई मात्रक नहीं होगा और कोई विमा नहीं होगी। थैंक यू।